हाय गाइस। इस वीडियो में मैं ये इंट्रोड्यूस करूँगा कि हम लोग कोर सब्जेक्ट्स भी लाना चाह रहे हैं अब अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो हमने पता क्या रियलाइज़ किया था ओवर द लास्ट ईयर, जैसे ये कंपनी है AWS और अडोब टू सम एक्सटेंट, और अभी एक कॉमवॉल्ट हमें पता लगा है, सारी डिसेंट पे करती हैं। AWS 19 का है, अडोब 27 लाख का पैकेज है, कॉमवॉल्ट 21 लाख का पैकेज है। ये सारी कंपनियां ना मेजरली गेट वाली तैयारी से, दैट इज कोर से फूटती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, डेटाबेस चाहिए, कंप्यूटर नेटवर्क्स चाहिए, ठीक है। और पेप्टोन की स्ट्रेंथ एरिया में नहीं आता, मतलब हम लोग ये कंटेंट बनाने में सक्षम नहीं महसूस करते हैं अभी तक, ज़्यादा कंट्रोल महसूस नहीं करते हैं। DBMS बना सकता हूँ कुछ एक्सटेंट तक, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर नेटवर्क पर बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। तो हमारा थोड़ा, हम BPIT के लिए प्लेसमेंट प्रोग्राम चलाते हैं। तो BPIT मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स मैडम एंड HOD IT हैव एग्रीड कि वो हमें ये वाला कंटेंट बनाने में हेल्प करेंगे। तो आई से थैंक्स टू देम। और हमारे चैनल पर हम HOD IT जो कंटेंट बनाएंगे उसको होस्ट करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि अभिषेक सर हैं जो हमारे लिए कंटेंट बनाएंगे, इनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इन्होंने GB पंत यूनिवर्सिटी से BTech किया है, सिल्वर मेडलिस्ट थे, और पंजाबी यूनिवर्सिटी से MTech किया है, और उसके बाद इन्होंने NIT कुरुक्षेत्र से PhD किया है, NIT कुरुक्षेत्र से PhD किया है। एक PhD बच्चे को गाइड कर चुके हैं, 2 को अभी कर रहे हैं, और 15 MTech वालों को गाइड कर चुके हैं, ठीक है। मेजरली ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर को सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। इसके अलावा थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा और कंपाइलर डिज़ाइन में भी इंटरेस्ट रखते हैं। ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो अदरवाइज तो ना प्लेसमेंट में इंपॉर्टेंट लगते हैं, ना प्रोग्रामिंग में, लेकिन मैंने कभी कभी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में इनके सवाल देखे हैं। लास्ट ईयर मैंने माइक्रोसॉफ्ट और गोल्डमैन सैक्स में ऐसा सवाल देखा था जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा और कंपाइलर डिज़ाइन से वास्ता रखता था, जिसमें फाइनाइट ऑटोमेटा की बात हुई थी, ठीक है। तो ये वाला कंटेंट हमें अब अभिषेक सर कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये सीरीज स्टार्ट हो रही है, पहली वीडियो है जो ऑपरेटिंग सिस्टम से ही स्टार्ट होगा। तो कंटेंट आप इन्जॉय कीजिए, और मेरी तरफ से मैं एक बार फिर से थैंक यू बोलता हूँ BPIT मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल मैडम को, और HOD सर को, कि ये वाला कंटेंट आप लेकर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। एंड ऑडियंस, आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, रिस्पेक्टफुल रहिएगा बेटा कमेंट्स में, क्योंकि आप लोग जैसे कॉलेज से आ रहे हैं तो आपको आदत है कॉलेज के टीचर्स की टांग खींचने की। डोंट डू दैट। फिर एक अच्छी चीज़ होने लगी है, और उस अच्छी चीज़ को अपने पैरों पे कुल्हाड़ी ना मारिएगा, ठीक है, अच्छी बात नहीं होती। तो स्टे रिस्पेक्टफुल, बस मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, कमेंट्स में शांति बनाए रखें। OS फॉर AWS सीरीज हमने पेप कोडिंग के YouTube चैनल पे शुरू की है। इसमें करीब 20 लेक्चर्स होंगे, जिनका मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन अभी आपको दूंगा। पहला लेक्चर हमारा है इंट्रोडक्शन टू OS। नेक्स्ट इज प्रोसेस एंड थ्रेड्स। देन we will discuss CPU scheduling. Then there will be numericals on it. This will be 3A lecture. Then fourth is deadlock. Again, there will be numericals on deadlocks on a separate lecture. Then fifth lecture will be on process synchronization. With numericals on process synchronization. These numericals we will try to, while discussing these numericals, we will keep in our mind about the AWS and the gate. Then sixth lecture will be on memory. Then numericals on memory, 6A numericals. Seventh is basically virtual memory. Seven A will be numericals on virtual memory.
8th lecture on disk scheduling. 9th lecture on Linux basics. 10th lecture on archiving and backups. Then 11th lecture on system calls and pthreads. 12th lecture on troubleshooting in Linux. Then 13th lecture, OS concepts in Linux. 14th, booting process. And 15th lecture for Windows 10. So these together around 20 lectures. And with the help of these 20 lectures, we will try to learn the basic concepts of OS. And these Linux part is specifically, these lectures from 9 to 15 are specifically designed for the AWS purpose for its interview and you see the written test. So first of all, why OS? Basically, knowledge is useful for application programs. If you are an application programmer, you need knowledge of OS that may be useful to you. But if you are a system programmer, then knowledge of OS is essential for you. Second reason is for GATE, Graduate Aptitude Test for Engineers. If you want to go for MTech, you need to appear in GATE. And OS is one of the most important subject for CSC and IT GATE aspirants. So this is another reason. This OS is important for your campus interviews also. There are certain companies which pay special emphasis on operating systems such as AWS and Adobe. But some questions are asked in every placement process, whether it is written test or it is interview. Some questions on OS are generally asked. So that's why this is an important subject. And that's why the pep coding started this core with the operating system. First of all, operating system is a system software. So I must differentiate between system software and application software. हमें ये बताना पड़ेगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या फर्क है. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनते हैं. जैसे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कैसे, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, असेंबलर. ओके, आप कंपाइलर से किसी भी प्रोग्राम को उसी जिस लैंग्वेज के लिए वो कंपाइलर बना है उससे दूसरी एप्लीकेशंस बना सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं. ओएस पे आप बहुत सारी अपनी एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं. और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे वीएलसी प्लेयर, ये म्यूजिक प्ले करने के लिए है, फोटोशॉप है, फोटोज के लिए है. ठीक है. तो दूसरी चीज, knowledge of architecture is essential for system software. You cannot build a system software जब तक कि आपको जिस प्रोसेसर के लिए आप बना रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर उसकी आर्किटेक्चर का ना पता हो. Knowledge of systems architecture is not required in case of application software. So some portion of the system software is written in low level language. कुछ ना कुछ low level language कहीं ना कहीं जरूर इस्तेमाल होती है. low level language कौन सी होती है? जैसे machine language and assembly language. These languages are known as low level languages. Whereas C, C++, these are high level languages. So when I am developing a system software, कुछ ना कुछ portion उसका जरूर low level language में होता है. तो अब हम आते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे. तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह से इंटरफेस का काम करता है बिटवीन यूजर और सिस्टम. सिस्टम मेरा क्या है? डिजिटल कंप्यूटर है. एंड दिस डिजिटल कंप्यूटर
ये समझता है भाषा 0 और 1 की, 0 एंड 1, बिकॉज डिजिटल कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं, तो 0 और 1 की भाषा समझता है। यूजर वो भाषा नहीं समझता। यूजर या तो नेचुरल लैंग्वेज में कमांड देगा, या फिर एट मोस्ट हाई लेवल लैंग्वेज में कमांड देगा। तो देयर इज अ गैप बिटवीन, और जब दो लोग एक दूसरे की भाषा नहीं समझते तो बीच में एक दुभाषीय की या ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। तो ओएस का जो एक मेजर काम है वो यूजर की बात सिस्टम तक पहुंचाना और सिस्टम की बात यूजर तक पहुंचाना उनकी भाषा में। दूसरा जो इसका काम है, ये सिस्टम का जो हार्डवेयर है, दैट इज ए कॉम्प्लेक्स थिंग। अगर मैं एक डिजिटल कंप्यूटर की बात करूं, जितने इसके कंपोनेंट्स हैं, चाहे सीपीयू है या हार्ड डिस्क है या मेमोरी है, all these are basically कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स। उनके अंदर की अपनी एक इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, उनकी उसकी एक कॉम्प्लेक्सिटी है। तो यूजर को उस सब से बचाने का काम जो करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हाइड्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम हार्डवेयर फ्रॉम द यूजर। तो ये दूसरा काम उसका सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, राइट। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि एक कोई फाइल मेरी हार्ड डिस्क में स्टोर है। हार्ड डिस्क की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। ये प्लेटर्स मेरे हैं और एक यहाँ पे स्पिंडल है, यहाँ पे आपके रीड राइट हेड्स हैं। तो ट्रैक्स हैं, इसमें सिलेंडर्स हैं, सेक्टर्स हैं। और यहाँ पे मान लिया कहीं आपकी फाइल आपकी स्टोर हो रही है। सपोज समवेयर हियर द फाइल इज बीइंग स्टोर्ड। तो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरी फाइल कौन से ट्रैक के, कौन से सिलेंडर के, कौन से सेक्टर में स्टोर्ड है। आपको सिर्फ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को एक कमांड देना होगा। एंड अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपकी फाइल उस जगह से जहां पे वो स्टोर्ड है वो पता लगाए और वहां से ट्रांसफर करके मेमोरी में लाए, ताकि हम उस फाइल को एक्सेस कर सकें, राइट। तो बेसिकली अब हम आगे बढ़ते हैं। एक जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है वो है रिसोर्स मैनेजमेंट का। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज इन ए कंप्यूटर सिस्टम। तरह तरह के रिसोर्स हैं इसमें। कुछ हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं, कुछ सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं, कुछ रिसोर्सेज ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कुछ रिसोर्सेज कम इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले मैं रिसोर्सेज लिख लेता हूं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स मेरा सीपीयू है, फिर एक रिसोर्स मेरा मेमोरी है, फिर मेरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, चाहे उसके अंदर आपके प्रिंटर्स हो, एचडीडी हो या कोई और डिवाइसेस हो। तो ऑल दीज आर हार्डवेयर रिसोर्सेस। फिर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज में आपकी फाइल्स आ सकती हैं, आपके सिग्नल्स आ सकते हैं, आपकी इवेंट्स आ सकती हैं। सो ऑपरेटिंग सिस्टम की एक जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो है वर्क्स एज ए एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजर। इन रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करना है ना। efficient use of resources is another important aspect. Efficient use of resources, this is also, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम की बड़ी जिम्मेदारी है जिसको निभाने का काम उसको करना ही करना। तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन हो गई। अब हम थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम की हिस्ट्री पे जाएंगे, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक ये पहुंचा, उसका थोड़ा सा जिक्र करेंगे। कौन कौन से तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम आज की तारीख में अवेलेबल है, रिलेवेंट है, उन सब की हम हल्की सी जिक्र करेंगे। तो पहला डिजिटल कंप्यूटर, जैसा कि आप जानते हैं कि ENIAC था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। दिस वाज डेवलप्ड इन 1940s। और इसमें जो प्रोग्रामिंग होती थी वो मशीन लैंग्वेज में होती थी। देयर वाज नो ऑपरेटिंग सिस्टम, नो असेंबलर, किसी तरह कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं था।
ऑपरेटर को ही सब कुछ करना होता था। और कंप्यूटर वॉज ए रेयर एंटिटी, कंप्यूटर बहुत कम होते थे, पूरी यूनिवर्सिटी में एक कंप्यूटर, और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बहुत था। एक बार आईबीएम के किसी एग्जीक्यूटिव ने कहा था कि वर्ल्ड में देयर इज ओनली प्लेस फॉर 5 कंप्यूटर्स। तो इससे पता लगता है कि कितनी रेयर एंटिटी थी। तो उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज करना था। एफिशिएंटली यूटिलाइज करने में क्या था कि ये कंप्यूटर यहाँ पे रखा है, यहाँ पे एक ऑपरेटर बैठा है, यूजर आके अपना जॉब यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं, और ये यूजर ऑपरेटर जो है जॉब यहाँ सबमिट करता है और आउटपुट यहाँ पे फिर यूजर को वापस कर देता था। दिस वाज द मोडस ऑपरेंडी। तो जनरली ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे चलता था। बट क्या देखा गया कि देयर वर सर्टेन, मान लिया मेरे पास 10 जॉब्स हैं, 10 जॉब्स में से 3 जॉब की रिक्वायरमेंट एक जैसी थी। तो ये सोचा गया क्यों ना ऐसा किया जाए कि इन 3 जॉब का एक बैच बना दिया जाए। मान लीजिए 3 जॉब थे, जॉब 1, जॉब 5 एंड जॉब 7। ऐसे ही जॉब 2, जॉब 6 एंड जॉब 8 की रिक्वायरमेंट एक जैसी थी, तो इनका एक बैच बन गया। और जो बच गए आपके जॉब 3, जॉब 4, जॉब 9 एंड जॉब 10, इनका एक बैच बन गया। तो ये 3 बैचेस हमारे एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और चूंकि इनकी रिक्वायरमेंट एक जैसी है तो उससे मेरा इनपुट आउटपुट कम हो गया, क्योंकि सेम फाइल ये जॉब 1 भी एक्सेस कर रहा है, जॉब 5 भी एक्सेस कर रहा है, जॉब 7 भी एक्सेस कर रहा है। तो ये पहली जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया वो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम था, जिसके अंदर द जॉब्स विद द सिमिलर रिक्वायरमेंट आर ग्रुप्ड इनटू ए बैच। इससे मेरी एफिशिएंसी थोड़ी बढ़ी। बट जो मेजर चेंज ऑपरेटिंग सिस्टम में आया वो तब आया जब हमने मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट सीखा। और मल्टी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी, ये मैं ऐसे बताऊंगा कि जो कोई भी कंप्यूटर है, कोई भी आपका प्रोग्राम है, वो इनपुट आउटपुट के बिना अधूरा है। इनपुट आउटपुट इज मस्ट, राइट। तो जनरली प्रोग्राम ऐसे चलते हैं, सीपीयू बर्स्ट चलेगा, सीपीयू उसको चाहिएगा, उसके बाद थोड़ी देर के लिए वो इनपुट आउटपुट करेगा, फिर सीपीयू बर्स्ट चलेगा, फिर इनपुट आउटपुट करेगा, फिर सीपीयू बर्स्ट होगा, और फिर इनपुट आउटपुट होगा, और लास्ट में फिर सीपीयू बर्स्ट होगा। तो पहला और लास्ट बर्स्ट हमेशा सीपीयू का होगा, बीच बीच में इनपुट आउटपुट बर्स्ट आते रहेंगे। अब हुआ ये कि पहले एक टाइम पे एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता था। तो मेन मेमोरी में को हम इस तरह से बांटते थे, ओएस पार्ट और ये प्रोग्राम जो भी एक प्रोग्राम था वो एग्जीक्यूट हो रहा था। अब हुआ ये कि जब ये प्रोग्राम सीपीयू पर एग्जीक्यूट कर रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये इनपुट आउटपुट के लिए गया तो यहाँ पे सीपीयू वाज सिटिंग आइडल। एंड आज तो आपका लैपटॉप खाली बैठा रहे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सस्ता सा है, 30-40 हजार का आ जाता है। लेकिन अगर कोई $1 मिलियन का कंप्यूटर है, $1 मिलियन का कोई रिसोर्स मेरे पास है, और उस रिसोर्स को खाली बैठना पड़ जाए तो एक दिक्कत वाली बात है। तो हुआ ये कि सोचा यह गया कि इस सीपीयू का यूटिलाइजेशन कैसे बढ़ाया जाए। तो उस चक्कर में मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आया, और मल्टी प्रोग्रामिंग में देखें, जैसे कि जॉब, ये मेरी मेमोरी की एलोकेशन है, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम की मेमोरी एलोकेशन फॉर ए मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो this portion is for OS, and there are more than one jobs in the memory available. So जब एक जॉब 1 मान लिया सीपीयू इसको एलोकेट हुआ, तो ठीक है, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4 वेट कर रहे हैं। जब ये इनपुट आउटपुट के लिए गया, जॉब 1 गया, चला गया इनपुट आउटपुट के लिए, तो सीपीयू अब खाली नहीं बैठेगा, क्योंकि मेरे पास 3 और जॉब मेमोरी में है। तो इनमें से किसी एक जॉब को सेलेक्ट करके मैंने सीपीयू दे दिया, जॉब 2 को मैंने सीपीयू दे दिया। मान लिया अब ये भी इनपुट आउटपुट के लिए चला गया, तो तब मैं जॉब 3 को सीपीयू दे सकता हूं। तो बेसिकली
मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आने से सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ा। बट इसी की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज भी आ गई। ओएस जो एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है, उसका मेन रीजन ये है कि हम आपको मल्टी प्रोग्रामिंग फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं। तो उसका बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि पहले चीजें सिंपल थी जब मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं थी। तो आपका मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट टिपिकल हो गया, सीपीयू शेड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट आ गया, आपका प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की भी बात आ गई। क्योंकि अगर मल्टी प्रोग्रामिंग ना होती तो इन सब चीजों की हमें जरूरत ही नहीं पड़ने वाली थी। भाई दो दो एरिया है ओएस में, एक आपका यूजर एरिया हो गया, एक में आपका प्रोग्राम आ गया। ज्यादा मेमोरी मैनेजमेंट की दिक्कत ही नहीं है। जितनी भी अवेलेबल मेमोरी है ओएस के बाद, वो सारी मेरे एक प्रोग्राम को अवेलेबल है। सीपीयू शेड्यूलिंग की बात ही नहीं है, क्योंकि प्रोसेस ही एक है तो उसी को शेड्यूल करना है जब भी फ्री होगा। जब प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की बात नहीं उठती, क्योंकि दो प्रोसेसेस हैं, उनको आपस में सिंक्रोनाइजेशन कराना पड़ता है। जब प्रोसेस ही एक है तो सिंक्रोनाइजेशन कहाँ से उठेगा। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट हमारी बहुत सारी चीजों को बेटर भी करता है, लेकिन साथ में चीजों को कॉम्प्लेक्स भी बनाता है। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं बट अल्टीमेटली जब थ्रूपुट बढ़ाना है और सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ाना है तो मेमोरी मल्टी प्रोग्रामिंग इज ए वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट। एक दूसरा जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है वो है टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट। एक्चुअली इनिशियली व्हाट क्या हुआ कि बीच में मेन फ्रेम सिस्टम्स आ गए आपके, मेन फ्रेम्स और मिनी मिनी कंप्यूटर्स। इनमें क्या था कि एक कंप्यूटर है, सीपीयू एक है, और उससे आपके टर्मिनल्स जुड़े हुए हैं। ये एन टर्मिनल्स आपके इससे जुड़ गए, टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल एन, एंड दिस इज द सीपीयू। नाउ दीज आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ए नेटवर्क, और यहाँ पे आपके यूजर बैठे हुए हैं। तो एक ही सीपीयू से आपके 100 यूजर एक साथ कनेक्ट हो गए, एंड द सीपीयू टाइम इज स्लाइस्ड बिटवीन दीज यूजर्स। हर यूजर को एक एक स्लाइस मिलेगी। उस स्लाइस में उसने अपना काम फिनिश कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर सीपीयू छीन के अगले यूजर को दे दिया जाएगा, फिर उससे अगले को, फिर उससे अगले को, और टी1 के पास फिर घूम के लास्ट में आएगा जब टी एन अपना काम फिनिश कर लेगा, यहां से घूम के फिर सीपीयू इसको मिलेगा। तो एक तो इसका एडवांटेज ये हुआ कि एक सीपीयू से हम 100 यूजर्स तक को सर्विस दे पा रहे हैं। दूसरा इसका एडवांटेज ये हुआ कि आपका टाइम शेयरिंग की वजह से रेस्पॉन्स जल्दी जल्दी मिल रहा है, क्विक रेस्पॉन्स, राइट। और अगर ये टाइम मिली सेकेंड्स में रहता है, जितनी देर में सीपीयू वापस दोबारा मेरे पास घूम के आ जाता है। तो ये एक इशू है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मल्टीटास्किंग। एक्चुअली जब मैं मल्टी प्रोग्रामिंग या टाइम शेयरिंग की बात करता हूं और सिंगल सीपीयू की बात करता हूं, इफ देयर इज ओनली सिंगल सीपीयू, चाहे वो टाइम मल्टी प्रोग्रामिंग हो या टाइम शेयरिंग हो, एक टाइम पे एक सीपीयू पे एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकता है, वन प्रोसेस। वो कोई भी प्रोसेस हो, जॉब 1 हो, जॉब 2 हो, जॉब 3 हो, कोई भी हो, बट एक टाइम पे एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा। जब एक प्रोसेस छोड़ के जाएगा तो दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा। बट फिर क्या हुआ, मल्टी कोर सिस्टम आने लगे। मल्टीपल कोर्स आर अवेलेबल ऑन ए सिंगल चिप। वी हैव मोर देन वन कोर, C1, C2, C3 एंड C4। तो इस केस में ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट टास्क एलोकेट कर सकता है। टास्क 1 यहाँ हो रहा है, टास्क 3 यहाँ पे हो रहा है, टास्क 2 यहाँ पे हो रहा है, और टास्क 5 यहाँ पे हो रहा है। ये 4 टास्क मेरे एक साथ चल रहे हैं, तो साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन इनका हो रहा है, एंड दिस इज नोन एज मल्टीटास्किंग। So this is only possible when we have multiple cores, right? So these were some important concepts. We will move ahead, but
विंडोज के बारे में बताना चाहूंगा कि सबसे पहले विंडोज 1.0 आया, फिर 2.0 and 3.0. These were not real operating system. These were only GUI, graphical user interface, built upon DOS. उसके बाद फिर आपका विंडोज 95 से पहला आपका फुल्ली ऑपरेटिंग सिस्टम आया, जो जिसको कि हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं, राइट? सो वी मूव अहेड. सो अब कुछ तरह के सिस्टम्स हैं जिनके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हम करेंगे. पहला सिस्टम है पैरेलल सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. इन दोनों के बीच में मैं फर्क बताना चाहूंगा कि एक होता है टाइटली कपल्ड सिस्टम, एक होता है लूजली कपल्ड सिस्टम. राइट. टाइटली कपल्ड सिस्टम को मैं पैरेलल सिस्टम भी बोलता हूं और इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बोलते हैं. तो बेसिकली क्यों टाइटली कपल्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें मल्टीपल सीपीयूज हैं, तभी पैरेलल है. But these CPUs share a common clock and memory. And here the independent systems which are geographically apart are connected with the help of a network. Okay, तो यहाँ पे ना कोई शेयर्ड क्लॉक है, नो शेयर्ड क्लॉक और मेमोरी. Here the communication जो है बीच में प्रोसेसेस के, वो शेयर्ड मेमोरी के थ्रू है, और यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो आपका मैसेज पासिंग के थ्रू है. राइट. दूसरी चीज, डायग्राम की मदद से मैं आपको समझाना चाहूंगा किस तरह से ये कनेक्टेड रहती है सीपीयूज पैरेलल सिस्टम में और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में. Basically, we see it like this. There is a common memory. And these are the CPUs. CP1, C2, C3. Although these may have some local cache associated with it, but the main memory is shared, and the clock is common. This clock is, they are connected with the help of a common clock, right? Whereas in case of distributed system, this is the communication network. And these are the systems. Some systems may be geographically far away. These are connected with the help of this communication network, and they
create a distributed system. These systems are totally independent. They can execute independently, and everything is there. They have their own memory, hard disk, printer, monitor, everything. But they collaborate with each other with the help of a communication network. So this is basically the thing, the difference between distributed system and parallel systems. Then there are real-time systems. Real-time systems are those systems where we have, जहाँ पे हमारी time constraints हैं, strict time constraints, and जो task है वो एक time constraint के अंदर finish नहीं होंगे तो दिक्कत आएगी. तो deadlines हैं, these deadlines हमारी meet होनी चाहिए. तो दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक हार्ड रियल टाइम सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम. तो हार्ड रियल टाइम सिस्टम में क्या है कि अगर एक भी डेडलाइन मिस हो गई, देयर विल बी ए कैटास्ट्रोफिक फेलियर. सपोज हम ये मान के चलें कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है और न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है, और जैसे ही टेम्परेचर एक थ्रेशोल्ड से ऊपर जाए विद इन 5 मिलीसेकंड हमें एसी ऑन कर देना है, अदरवाइज एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी जो कि पूरे कैटास्ट्रोफिक फेलियर जनरेट करेगी. तो अगर ये 5 मिलीसेकंड की डेडलाइन मीट नहीं कर सकता ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इस केस में काम नहीं होगा. तो ये हार्ड रियल टाइम सिस्टम का एग्जांपल हो गया. जबकि सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में ये है कि डेडलाइंस होती हैं, डेडलाइंस जितनी ज्यादा मीट होनी है उतनी मीट करने की कोशिश करते हैं. बट बात यह है कि अगर कुछ डेडलाइन मिस भी हो जाए तब भी सिस्टम की परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है, बट सिस्टम में कैटास्ट्रोफिक फेलियर नहीं होती. मान लिया मल्टीमीडिया सिस्टम है, ऑडियो स्ट्रीम आ रही है, वीडियो स्ट्रीम आ रही है, अगर इनके बीच में कुछ डिले आ जाता है तो आपको ये लगेगा कि भाई ऑडियो वीडियो में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, बट वीडियो तो आपका चलता रहेगा फिर भी. तो ये सारी चीजें ध्यान करने वाली हैं. तो ये मेरे हार्ड रियल टाइम सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम की बात हो गई. अब हम बात करते हैं ओएस मॉडल्स की. बेसिकली ओएस जो है जनरली दो मोड, ओएस मोड की, वो दो मोड में काम करता है. एक होता है कर्नल मोड, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली मॉनिटर मोड. मॉनिटर मोड भी बोलते हैं, कर्नल मोड भी बोलते हैं, प्रिविलेज्ड मोड भी बोलते हैं. यहाँ पे इसको या हम यूजर मोड बोलते हैं या फिर नॉन प्रिविलेज्ड मोड बोलते हैं. राइट. तो दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि इन कर्नल मोड आपके पास सारे प्रिविलेजेस होते हैं. यू कैन एग्जीक्यूट ऑल इंस्ट्रक्शंस, ऑल मशीन इंस्ट्रक्शंस. ठीक है. जितने भी मशीन, एक्चुअली हर मशीन का, हर प्रोसेसर का अपना एक इंस्ट्रक्शन सेट होता है. अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर का समझना बहुत जरूरी है. तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट जहां कहीं जरूरत होगी थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात हम लोग करते रहेंगे. तो असली और डिटेल में एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे भी हमारी सीरीज आने वाली है, तो उसका आप इंतजार करें. बट मैं बता रहा था कि हर प्रोसेसर का अपना एक इंस्ट्रक्शन सेट होता है. इंस्ट्रक्शन सेट में मशीन इंस्ट्रक्शंस, कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं और उनसे क्या होने वाला है, वो सब सारी जानकारी रहती है. क्या तो कर्नल मोड, मॉनिटर मोड या प्रिविलेज्ड मोड में वी कैन एग्जीक्यूट ऑल इंस्ट्रक्शंस, बट ऐसा नहीं है. सर्टेन इंस्ट्रक्शंस कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड इन कौन सी वो इंस्ट्रक्शंस है वो भी मैं बताऊंगा आपको. जैसे अगर आपने माइक्रोप्रोसेसर में पढ़ा होगा तो दो इंस्ट्रक्शंस होती है, EI एंड DI. दिस इज इनेबल इंटरप्ट्स एंड डिसेबल इंटरप्ट्स. Enable interrupts and disable interrupts.
तो अब इंटरप्ट क्या होता है उसका भी जिक्र शायद हम आज की क्लास में ही कर लेंगे, बट ये सिग्नल्स होते हैं जो हार्डवेयर डिवाइस जब ओएस का सिस्टम का अटेंशन चाहती है तो वो सिग्नल जनरेट करती है, या फिर जब कोई एक्सेप्शन जनरेट होता है तब इंटरप्ट जनरेट होता है। तो बात यह है कि अगर मैं यूजर प्रोग्राम को इंटरप्ट्स को डिसेबल करने की पावर दे दूं तो क्या होगा, वह ऐसा होगा जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा दे दिया हो कोई प्रोग्रामर ऐसा आएगा जिसको सही से जानकारी होगी नहीं, वो DI यूज कर लेगा और उसको फिर इनेबल करना भूल जाएगा। क्योंकि जब मैं, हो सकता है ये यूज किस लिए होती है, अगर मैं कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं तो उस समय पे मैं चाहता हूं कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, यहाँ पे मैं DI कर दूंगा, डिसेबल इंटरप्ट, बाहर आके मैं इनेबल इंटरप्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरा इंपॉर्टेंट काम जो है वो बिना किसी इंटरप्ट के चलता रहेगा। बट अगर कोई गैर जिम्मेदार यूजर हुआ, उसने डिसेबल इंटरप्ट तो कर दिया पर इनेबल इंटरप्ट करना भूल गया, तो उस केस में क्या होगा, इंटरप्ट्स मेरे डिसेबल्ड ही रह जाएंगे और कोई भी डिवाइस जो है वो इंटरेक्ट नहीं कर पाएगी, राइट। तो इसलिए ये यूजर मोड और प्रिविलेज मोड की जरूरत रहती है। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कर्नल और जो इंपॉर्टेंट टास्क हैं जनरली वो कर्नल मोड में एग्जीक्यूट होते हैं और यूजर प्रोग्राम्स मेरे यूजर मोड में एग्जीक्यूट होते हैं। So these modes are important, and operating system is able to switch between user mode and kernel mode from time to time and according to the requirement. Now we are going to discuss the OS structure and कितनी तरह की आपकी OS स्ट्रक्चर होगी मैं बताता हूँ अभी आपको। बेसिकली 3 तरह की मानी जाती हैं। एक है मोनोलिथिक, दूसरी है माइक्रो मोनोलिथिक कर्नल। कर्नल क्या है भी बताते हैं, माइक्रो कर्नल एंड लेयर्ड आर्किटेक्चर। Actually, OS is divided into various parts, and kernel is the most important part of the operating system. Most important, first of all, resides in the memory. हर समय memory में बैठा रहेगा. Resides in memory all the time. ठीक है, और तीसरा जो सबसे important tasks हैं, जैसे CPU शेड्यूलिंग और मेमोरी मैनेजमेंट, ये सारे जो काम है ये कर्नल की जिम्मेदारी रहती है, राइट। तो इन सब कामों की जिम्मेदारी कर्नल की रहती है। अब इसका और इसमें क्या योगदान है कर्नल, हम माइक्रो कर्नल और मोनोलिथिक कर्नल को किस तरह से डिवाइड करेंगे। तो मोनोलिथिक कर्नल में जब हम ओएस लिखते हैं तो हम हर प्रोसेस, हर जो उसका फंक्शनिंग है उसके लिए हमने एक फंक्शन बना लिया, फंक्शंस, सेपरेट फंक्शंस। उनको हमने कंपाइल कर लिया, फिर इनको हमने बिल्ड कर लिया, एक ओबीजे, सिंगल ओबीजे बना ली by linking all these compiled files. ठीक है, तो ये मेरा कर्नल एक बन गया, बड़ा सा कर्नल बन गया, सारे फंक्शन इस कर्नल के अंदर हैं, बहुत कम चीजें इसके बाहर हैं। ठीक है, तो इसके अपने एक एडवांटेजेस हैं और इसके अपने डिसएडवांटेजेस हैं। दूसरी जो अप्रोच है उसको हम बोलते हैं माइक्रो कर्नल अप्रोच। माइक्रो कर्नल अप्रोच में क्या है कि अच्छा, ये सब चूंकि कर्नल के अंदर है तो कर्नल को हमें जनरली ये सब हमें प्रिविलेज मोड में या कर्नल मोड में लिखना पड़ेगा। अगर मैं मोनोलिथिक कर्नल की बात कर रहा हूं,
और जितना ज्यादा हम प्रिविलेज मोड में रहते हैं उतने ज्यादा गड़बड़ के चांस रहते हैं, क्योंकि जितनी देर हमारे हाथ में पावर रहेगी उतना खतरनाक रहेगा। हम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे। हमारे पास अगर डिसेबल इंटरप्ट हमने कर दिया, कहीं भी गड़बड़ हो सकती है। तो दूसरी अप्रोच माइक्रो कर्नल की है, जिसमें से ज्यादातर चीजें हम यूजर स्पेस में मूव कर देते हैं। और कर्नल स्पेस के लिए कर्नल इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट। कर्नल इज स्मॉल and only essential things are kept here. That's why it is called, इसलिए हम इसको माइक्रो कर्नल बोलते हैं। माइक्रो मीन्स स्मॉल। तो अब इनके क्या एडवांटेजेस हैं, माइक्रो कर्नल के क्या एडवांटेजेस हैं और इसके क्या एडवांटेजेस हैं, इसका जिक्र अभी हम कर लेते हैं और उसके बाद लेयर आर्किटेक्चर पे आएंगे। बेसिकली माइक्रो कर्नल का एक जो एडवांटेज है वो है एक्सटेंसिबिलिटी। दूसरा है पोर्टेबिलिटी। तीसरा है रिलायबिलिटी। ठीक है, और सिक्योरिटी। एक्सटेंसिबिलिटी कैसे, ये मेरा कर्नल है, यहाँ पे मेरी बाकी चीजें हैं, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है। मुझे एक नई सर्विस ऐड करनी है तो मुझे पूरे कर्नल को दोबारा कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक नई चीज यहाँ से लाया उठा के और यहाँ रख दी। जबकि जब ये मोनोलिथिक कर्नल है, अगर इसमें कोई मुझे नया एडिशन करना है, आई हैव टू रिकम्पाइल द एंटायर कर्नल अगेन। सो दैट्स व्हाई माइक्रो कर्नल इज एक्सटेंसिबल whereas monolithic kernel is non extensible. पोर्टेबिलिटी भी है कि जो कर्नल पार्ट है जनरली वो आर्किटेक्चर स्पेसिफिक होता है, तो यहाँ पे आर्किटेक्चर स्पेसिफिक पार्ट कम है। इसको पोर्ट सिर्फ अगर मुझे किसी दूसरे प्रोसेसर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम लिखना है तो आई जस्ट नीड टू चेंज दिस पोर्शन, दीज आर आर्किटेक्चर इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे मुझे वो पूरे में चेंजेस करने पड़ेंगे, तो दैट इज अगेन ए प्रॉब्लम। रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी वही इशू है, क्योंकि यहाँ पूरा हम कर्नल मोड में है, पूरे के पूरा में कर्नल मोड चल रहा है मेरा, तो रिस्क ज्यादा है। कोई भी मॉड्यूल ने अगर सही नहीं लिखा प्रोग्रामर ने और उसमें कोई गड़बड़ कर दी क्योंकि उसके पास पावर थी, तो वो दिक्कत हो जाएगी। जबकि यहाँ पे अगर इस मॉड्यूल में गड़बड़ हुई तो पहली चीज तो ये यूजर मोड में है, ज्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस नहीं है। दूसरी चीज, सिर्फ ये वाली सर्विस आपकी डिस्टर्ब होगी, बाकी सर्विसेज आपकी चलती रहेंगी। तो ये सारे एडवांटेजेस की वजह से monolithic kernel is not used nowadays, and only microkernel is used, whether it is Mac OS or it is Windows NT or new Windows 10. We use microkernel. Right? So last one is the layered structure, which I'm just going to tell you. लेयर्ड आर्किटेक्चर में क्या है कि सिस्टम को हमने लेयर्स में डिवाइड कर दिया और इस तरह का कुछ सिस्टम दिखेगा अगर हम देखें। ये एक लेयर हो गई, इसके अंदर एक लेयर फिर आपकी ये हो गई, इसके अंदर एक लेयर ये हो गई, इसके अंदर एक लेयर ये हो गई। ये आपकी मान लिया लोएस्ट लेयर है, जिसको हम हार्डवेयर भी कह सकते हैं, यहाँ पे हाईएस्ट लेयर है यूजर।
तो ये लेयर की सर्विसेज ये वाली लेयर यूज करेगी, इस वाली लेयर की सर्विसेज ये वाली लेयर यूज करेगी, और इस वाली लेयर की सर्विसेज ये वाली लेयर यूज करेगी। अगर इस वाली लेयर को कुछ काम करना है तो ये डायरेक्टली इस लेयर को कांटेक्ट नहीं कर सकती, ये पहले इसको कांटेक्ट करेगी, ये फिर इसको कांटेक्ट करेगी, और ये फिर इसको कांटेक्ट करेगी। तो डिसएडवांटेज ये है कि बहुत स्लो हो जाता है, एडवांटेज ये है कि मॉड्यूलरिटी है, डिबगिंग आसान हो जाती है। बट दिस इज एक इसका जो एग्जांपल सिस्टम है वो THE है, बट ये एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन में बता रहा हूँ, नहीं तो आजकल कोई इसको यूज नहीं करता। तो ये मेरा हो गया OS स्ट्रक्चर का। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। So OS कंपोनेंट्स, आफ्टर द स्ट्रक्चर हम OS के कंपोनेंट की बात करते हैं। OS का मेजर काम क्या है? प्रोसेस मैनेजमेंट का है, तो एक कंपोनेंट उसके लिए चाहिए। फिर इसका मेन मेमोरी मैनेजमेंट इसको करना है, फाइल मैनेजमेंट करना है, IO सिस्टम मैनेजमेंट करना है, सेकेंडरी लेवल स्टोरेज मैनेजमेंट करना है, नेटवर्किंग है, प्रोटेक्शन सिस्टम है। जैसे मैंने बताया था कि OS वर्क्स एज ए रिसोर्स मैनेजर, तो रिसोर्स मैनेज करने हैं। रिसोर्स मेरे वही हैं सारे, CPU, फाइल्स, मेन मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज, IO डिवाइसेस, तो उन सब के लिए मैनेजमेंट का काम करना है। साथ में मुझे प्रोटेक्शन सिस्टम चाहिए, नेटवर्किंग चाहिए, और कमांड इंटरप्रेटर सिस्टम। बेसिकली यूजर जो कमांड देता है, यूजर कमांड, दैट नीड टू बी इंटरप्रेटेड। उसको इंटरप्रेट करने के लिए एक कमांड इंटरप्रेटर होता है बाय कमांड इंटरप्रेटर। सो ये अपने आप में सारे एक एक चैप्टर हैं, और इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे, जैसा मैंने शुरू में बताया था अपने बिगिनिंग लेक्चर के बिगिनिंग में, कि क्या इसकी कोर्स की रहने वाली है ऑर्गेनाइजेशन। तो कमांड इंटरप्रेटर इसका एक पार्ट रहता है। तो दीज आर द कंपोनेंट्स, राइट। नाउ before going to this, going ahead and discussing the functions of operating system, just मेरे जो कंप्यूटर सिस्टम की आर्किटेक्चर है वो किस तरह से काम करती है, उसमें कौन कौन से ऑपरेशन में कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो बेसिकली वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर ये कहता है, जब वॉन न्यूमैन ने, साइंटिस्ट मैथमेटिशियन थे जिन्होंने सबसे पहले स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा भाई एक मेमोरी है जिसमें मेरा डेटा एंड प्रोग्राम दोनों स्टोर्ड है, एक मेरी CPU है, राइट। तो यहां से दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और यहाँ पे मेरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, जो भी इंटरेक्शन इनके बीच में होता है। तो तीन ही बेसिकली मेन चीजें हैं आपकी, CPU, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो अब एक्चुअल में अगर मैं बात करूं, इनकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे CPU की जो स्पीड है वो अभी 3 गीगाहर्ट्ज पे है। अगर आप लैपटॉप को लेने जाएंगे तो उसकी जो क्लॉक स्पीड आप देखेंगे जनरली 3 गीगाहर्ट्ज पे आपको मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज ए क्लॉक, basically there is a piezoelectric crystal which oscillates at this frequency 3 into 10 raised to the power 9, इतने ऑसिलेशंस पर सेकंड करता है। तो उससे एक आपका सिग्नल जनरेट होता है, और एक क्लॉक साइकिल में आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये आपका सिस्टम कितने ऑपरेशन कितने सेकंड में परफॉर्म करेगा वो क्लॉक स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि CPU, मेमोरी और
आईओ डिवाइसेस, इनकी स्पीड मिसमैच रहती है, और उस स्पीड मिसमैच को दूर करने के लिए स्पीड मिसमैच क्यों रहती है ये भी मैं बताता हूं आपको। और ये शुरू से ही है, जैसे जब से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बने तभी से स्पीड का मिसमैच है। मूर्स लॉ के अकॉर्डिंग मूर्स लॉ क्या कहता है? गॉर्डन मूर was co-founder of Intel. He gave a law in 1970s, late 1970s, that number of transistors per unit area will double in every 2 years. And that basically ये जो मूर्स लॉ है ये एम्पिरिकल लॉ था, और ये 2004-2005 तक ये सही भी रहा, और इसी की वजह से हमारी जो क्लॉक स्पीड है वो बढ़ती रही। जब मैंने पहला कंप्यूटर देखा तो वो 4 या 5 मेगाहर्ट्ज पे था, ये करीब 1989 की बात करें, और फिर 2005 में ये 3 गीगाहर्ट्ज पे आ गया, तो करीब 4 मेगाहर्ट्ज की अगर बात करें तो 750 टाइम्स ये हो गया। तो लेकिन मेमोरी की स्पीड, अब मेमोरी की स्पीड भी बढ़ रही है, तो अगर मैं, लेकिन जितनी तेजी से सीपीयू की स्पीड बढ़ रही है उतनी तेजी से मेमोरी की स्पीड नहीं बढ़ रही। उससे क्या होता है कि मिसमैच आ जाता है। मैं आपको एक ग्राफ की फॉर्म में दिखाऊं, अगर यहाँ पे मेरी टाइमलाइन है, यहाँ पे स्पीड इन से मेगाहर्ट्ज है, यहाँ पे कहीं 3000 है। ये मान लिया सीपीयू की स्पीड बढ़ रही है, मेमोरी की स्पीड यहाँ थी और ये बढ़ी है, लेकिन ये यहीं पे आके रुक गई है 700 मेगाहर्ट्ज। अगर आपने कभी देखा होगा अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के, उसकी बस, फ्रंट बस, और उसकी भी एक स्पीड दी हुई होती है स्पेसिफिकेशंस में, तो ये फिर भी 4 गुना का फर्क अभी इनके बीच में है। एंड एज यू नो कि हर डेटा और इंस्ट्रक्शन को मुझे मेमोरी से लेना है। अच्छा, ये तो मेमोरी की बात हो गई। अगर मैं आईओ डिवाइसेस की बात करूं तो वो और भी स्लो हैं, क्योंकि पहली चीज तो वो कुछ उनमें से मैकेनिकल डिवाइसेस हैं, उनके अंदर रोटेशन, हार्ड डिस्क में अगर मैं बात करूं तो उसमें रोटेशन की बात आ जाती है, रोटेशन लेटेंसी की बात आ जाती है, तो वो और ज्यादा टाइम लगाती है। तो बेसिकली सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में अगर मुझे स्पीड का मिसमैच है तो उसको सॉल्व करने के लिए जो 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो यहाँ पे यूज होते हैं। एक को हम बोलते हैं बफरिंग और दूसरे को बोलते हैं कैशिंग। तो उनका हम जिक्र करेंगे। ये बेसिकली छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका जिक्र अभी हम कर रहे हैं, ताकि सिस्टम कैसे काम कर रहा है उसका हल्का सा जिक्र मिले। बाकी इन सबको डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे जब हम बात करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर की। तो बफरिंग क्या है? ये एक डिवाइस है, कोई भी डिवाइस हो सकती है, ये दूसरी डिवाइस है, इनके बीच में डेटा ट्रांसफर हो रहा है। अगर इनका स्पीड मिसमैच है तो डेटा लॉस हो सकता है। यहाँ पे हमने एक बफर लगा दिया, तो डेटा यहाँ आएगा, ये बफर में स्टोर हो जाएगा, और बफर से डेटा फिर यहाँ चला जाएगा। तो इससे क्या होगा कि बफर का साइज अगर मेरा सफिशिएंट है तो डेटा लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से करके हम बफरिंग की हेल्प से ये करते हैं। दूसरी चीज आती है कैशिंग की। कैशिंग में जैसे मैंने बताया आपको कि 3 गीगाहर्ट्ज पे मान लिया मेरी सीपीयू काम कर रही है, और हर
साइकिल पे मुझे कुछ ना कुछ डेटा चाहिए, कुछ इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो कैसे मैं कर सकता हूं? तो उसके लिए एक मेमोरी हायरार्की का कॉन्सेप्ट है जिसकी हेल्प से हम इस स्पीड मिसमैच को एक हद तक दूर करने की कोशिश करते हैं। क्या है वो मेमोरी हायरार्की का कॉन्सेप्ट? ये ट्रायंगुलर है, एक तरह से आप देखें, ये ट्रायंगल आपका बन गया। इसके लोएस्ट बॉटम पे आपकी टेप्स एटसेट्रा है, यहाँ पे आपकी HDD आ गई, सेकेंडरी स्टोरेज, फिर आपकी मेन मेमोरी आ गई, फिर उसके बाद आपका L2 कैश आ गया, फिर L1 कैश आ गया, और यहाँ पे आपके रजिस्टर्स आ गए, राइट। तो अगर मैं बात करूं कॉस्ट पर बिट इज वेरी हाई, रजिस्टर्स की कॉस्ट पर बिट एक्चुअल में ये आपकी टेराबाइट्स में हो सकती है, बल्कि पेटाबाइट्स में। HDD आपकी टेराबाइट में आने लगी, मेन मेमोरी आपकी गीगाबाइट्स में है, L2 कैश आपकी MB में होगी, L1 मे बी 250 MB, L1 आपकी हो सकता है 32 MB हो, और रजिस्टर्स आपके जनरली 64 से 128 या 256 से ज्यादा रजिस्टर टोटल नहीं होते। तो स्पीड this is the speed is increasing, then the cost per bit is also increasing, and size is increasing in this direction. So basically this memory hierarchy की मदद से we are trying to maintain some balance and we are trying to get the desired results. इसको अगले पेज पे ले लेता हूं मैं, चलिए ये दिखा रहा हूं। तो बेसिकली क्या है कि डेटा मेरा प्रोग्राम मेरा पहले HDD में है, उसको पहले मैं मेन मेमोरी में लेके आऊंगा। अब मेन मेमोरी से अगर मुझे हर डेटा और हर इंस्ट्रक्शन को मेन मेमोरी से एक्सेस करना पड़ेगा तो मेरा बहुत पिछड़ जाऊंगा मैं, क्योंकि दिस इज सिग्निफिकेंटली स्लोअर देन द CPU। मेन मेमोरी की मैं बात करूं तो मेन मेमोरी मेरी रैम एंड रोम दोनों आती है, दिस इज मेन मेमोरी, बट दिस इज सिग्निफिकेंटली स्लोअर देन द CPU। इसलिए हमने ये L1 कैश और L2 कैश का कॉन्सेप्ट लेके आए। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है वो मैं या तो L1 कैशे में रखूंगा या रजिस्टर्स में रखूंगा। ये दोनों जो हैं L1 कैशे और रजिस्टर्स, दीज आर ऑलमोस्ट एज फास्ट एज द CPU, बिकॉज एक क्लॉक साइकिल में हम डेटा इनसे एक्सेस कर सकते हैं। L2 कैशे से भी डेटा एक्सेस करने के लिए हो सकता है 2 से 3 या 4 क्लॉक साइकिल मुझे लग जाए और मेन मेमोरी में उससे ज्यादा लगे। तो बट बिकॉज ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस क्या है ये हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये है कि जो इंपॉर्टेंट डेटा है समहाउ अगर मैं उसको इस पिरामिड के ऊपर साइड पे रख पाऊं तो मेरी जो स्पीड मिसमैच वाली प्रॉब्लम है वो एक हद तक सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, मेमोरी हायरार्की बता दी और स्पीड का डिफरेंस है वो बता दिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है सिस्टम ऑपरेशन का वो है इंटरप्ट्स का। बेसिकली CPU और IO डिवाइसेस के बीच में जो इंटरेक्शन है वो
इंटरप्ट के थ्रू ही है। क्यों? क्योंकि दीज आर डैम स्लोअर, बहुत स्लो है, सिग्निफिकेंटली स्लोअर। अगर ये गीगा हर्ट्ज पे काम कर रही है, मतलब ये नैनो सेकंड में रिजल्ट दे रही है, तो ये हो सकता है आपको मिली सेकंड में रिजल्ट देंगे, है ना। तो क्या है कि अब जब सीपीयू और आईओ डिवाइस के बीच में इंटरेक्शन होता है, तो जब डिवाइस रेडी हो जाए तो ये एक सिग्नल जनरेट करती है। ये एक हार्डवेयर सिग्नल है जिसको हम इंटरप्ट बोलते हैं। इसको भी हम सिर्फ ऊपर ऊपर से टच करके चले जाएंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और बेसिकली ये कहने का मकसद ये है कि डिवाइस कह रही है कि आई वांट योर अटेंशन, सीपीयू को बता रही है। और सीपीयू के पास जब ये सिग्नल आता है तो क्या क्या एक्शन वो लेता है अभी मैं बताता हूँ। मान लिया सीपीयू आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा था, यहाँ पे उसके पास इंटरप्ट आया, तो सीपीयू ये करंट इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करेगा, दिस इंस्ट्रक्शन विल बी कंप्लीटेड, एंड आफ्टर दैट इस प्रोग्राम को सस्पेंड कर देगा। इसका रिटर्न एड्रेस एक स्टैक में स्टोर कर लेगा, दिस इज द रिटर्न एड्रेस ऑफ द प्रोग्राम। दिस इज स्टोर्ड इन ए स्टैक। आफ्टर दैट सीपीयू ये डिटरमिन करेगा कि ये इंटरप्ट आया कहां से है, विच डिवाइस जनरेटेड द इंटरप्ट। ठीक है, जब एक बार ये डिवाइस डिसाइड हो जाएगी, एक इंटरप्ट वेक्टर टेबल होती है जिसको हम बोलते हैं आईवीटी, इंटरप्ट वेक्टर टेबल। इसमें क्या रहता है, हर डिवाइस के करस्पॉन्डिंग जो एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन है जिसको हम बोलते हैं आईएसआर, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। तो वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन बेसिकली इसको सर्विस देने का माध्यम है। एक प्रोग्राम लिखा गया है, जब ये डिवाइस इंटरप्ट करेगी तो किस तरह से उसको सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे डिवाइस के करस्पॉन्डिंग एड्रेस है कि इसका इंटर D1 का इंटर सर्विस रूटीन मेरा 2000 पे स्टोर है, D2 का मेरा 22500 पे है, D3 का मेरा 3000 पे है, एंड सो ऑन। सपोज D2 ने इंटरप्ट जनरेट किया, तो अब मेरा कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा ये 2500 पे जो ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन लिखा हुआ है, ये यहाँ चला जाएगा। ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट होगा, जो भी सर्विस इसको प्रोवाइड करनी है, जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई करेगी सीपीयू, और इसकी लास्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो रिटर्न होगी। तो रिटर्न क्या करेगा, यहाँ पे जो हमने रिटर्न एड्रेस सेव किया था, ये कंट्रोल वापस यहाँ पे आ जाएगा। ये यहाँ से कंट्रोल सिर्फ घूम के यहाँ आ जाएगा और इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फिर दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हम इंटरप्ट का फंक्शनिंग मोटा मोटा समझ रहे हैं, डिटेल में हम सिर्फ कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बात करेंगे। तो ये हार्डवेयर इंटरप्ट की बात हुई। माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा तो उसमें RST 5.5, RST 6.5, RST 7.5 की बात पढ़ी होगी, प्रायोरिटाइज इंटरप्ट्स हैं। तो बहुत सारे इसमें इंट्रिकेसीज हैं, उसकी डिटेल में अब हम नहीं जा रहे, बट आपको ये पता होना चाहिए इंटरप्ट होता क्या है, किस तरह से उसको ऑपरेटिंग सिस्टम या सीपीयू हैंडल करता है। एक दूसरे तरह के इंटरप्ट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स या ट्रैप्स। बेसिकली कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब प्रोग्राम को टर्मिनेट करना है, वी कैन नॉट मूव अहेड। तो उस केस में ऑपरेटिंग सिस्टम एक ट्रैप जनरेट करता है और उस ट्रैप के अकॉर्डिंगली उस प्रोग्राम को टर्मिनेट करता है, जो एरर मैसेज है उसको डिस्प्ले करता है और डिस्प्ले करके बाहर निकल जाता है प्रोग्राम से। तो बेसिकली जैसे क्या किस तरह के ट्रैप हो सकते हैं, इलीगल ऑपकोड, डिवीजन बाय जीरो। तो मान लिया कि अगर आप कहीं कुछ इलीगल ऑपकोड में एक बार बताना चाहूंगा फिर आपको कि जो मशीन इंस्ट्रक्शन है उसके कई पार्ट होते हैं। उसमें आपका एक ऑपकोड है, फिर एक आपकी मोड बिट हो सकती है, एक से ज्यादा भी मोड बिट हो सकती है,
फिर आपके ऑपरेंड्स हो सकते हैं, एड्रेसिंग मोड, ये मान लिया आपकी एड्रेसिंग मोड बिट्स हैं, फिर आपके ऑपरेंड्स के लिए जगह हो सकती है वहां पे, ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2 एंड सो ऑन। सो बस ऑपकोड सबसे इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये ऑपकोड मुझे बताता है कि ये मशीन इंस्ट्रक्शन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहती है, राइट। तो अगर कोई मेरे इसमें गड़बड़ हो जाए, मेरे प्रोग्राम में करप्ट हो जाए, और मेरा 1001001 था, इसकी जगह 11 हो जाए, और इसके करस्पॉन्डिंग कोई इंस्ट्रक्शन अवेलेबल ही ना हो मशीन में, तो उस केस में ये इलीगल ऑपकोड का ट्रैप जनरेट होगा और ऑपरेटिंग सिस्टम ये मैसेज डिस्प्ले कर देगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। डिवीजन बाय जीरो इज वन अनदर सच थिंग। मैं c इज इक्वल टू a बाय b कर रहा हूँ, b 0 है, तो क्या करेगा प्रोग्राम, इसको डिवीजन बाय जीरो करके बाहर निकल आएगा। तो these are known as traps. Now we move to the next concept, which is DMA. बेसिकली मैंने जैसे बताया था कि ये सीपीयू है, ये मेमोरी है, और यहां पे मान लिया आईओ डिवाइसेस है। जनरली क्या होता है कि बल्क ट्रांसफर होता है कई बार। मान लिया मुझे हार्ड डिस्क से कोई फाइल ट्रांसफर करनी है, यहाँ पे मेरी एचडीडी आईओ डिवाइस में, एचडीडी से मेमोरी में मुझे से 100 MB की फाइल ट्रांसफर करनी है, तो काफी टाइम लग जाएगा इसके अंदर। क्या सीपीयू को बिजी रखना जरूरी है इसमें? क्या हम कोई ऐसा तरीका निकाल सकते हैं कि बिना सीपीयू के इंटरवेंशन के लिए, देखो एक दो छोटा मोटा काम है तो सीपीयू की जरूरत पड़ जाएगी, और उसको खाली रख के भी क्या करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ कि इसमें 10 सेकंड लग रहे हैं, 10 सेकंड तक सीपीयू खाली बैठा है, और अगर मैं उसको किसी यूजफुल टास्क में लगा सकूं, दैट इज ए गुड थिंग। उसके लिए जो कंसेप्ट यूज आया है वो है डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो हमने क्या किया, यहां पे एक डीएमए कंट्रोलर लगा दिया। ये भी इन दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, ये डिवाइस के साथ भी जुड़ जाता है और इनके साथ भी जुड़ जाता है, और सीपीयू के साथ भी जुड़ जाता है। नाउ सीपीयू को जब ये पता लगा कि मुझे एचडीडी से ट्रांसफर करनी है 100 MB की फाइल, तो ये क्या करेगा, डीएमए कंट्रोलर को कमांड देगा, इसको बताएगा कि भैया एचडीडी हार्ड डिस्क में यहाँ से इस लोकेशन से फाइल ट्रांसफर करनी है, मेमोरी में 5000 एड्रेस से स्टार्ट करके ये डेटा यहाँ ट्रांसफर करना है, इतनी बाइट्स हैं। उसके बाद ये काम छोड़ देगा डीएमए कंट्रोलर के ऊपर, और सीपीयू अब मेरा फ्री हो गया, तो सीपीयू विल बी एबल टू डू सम अदर टास्क, व्हाटएवर टास्क इज अवेलेबल द सीपीयू कैन परफॉर्म दैट, और डीएमए बैकग्राउंड में ये काम करता रहेगा। जब डीएमए अपना काम पूरा कर लेगा, तब ये एक सिग्नल भेजेगा सीपीयू को, मास्टर आई हैव डन द टास्क, जो आपने टास्क असाइन मुझे किया था वो मैंने पूरा कर लिया। तो अब सीपीयू चैन की सांस लेगा, क्योंकि इसने बीच में दूसरा काम जो था वो कर लिया अपना। तो हमारा एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और हमारी थ्रूपुट बढ़ जाएगी। बट इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बसेस के कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, बस कौन सीपीयू यूज करेगा कि डीएमए कंट्रोलर यूज करेगा, उस सब के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो उन सब कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में हम यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम में जिक्र नहीं करेंगे। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रोटेक्शन का। कैसे हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं और किस तरह से ये प्रोटेक्शन हमारे लिए जरूरी है, राइट। तो अगर देखें तो एक प्रोटेक्शन तो मोड की हेल्प से हमारे पास अवेलेबल है। हमने डुअल मोड ऑपरेशन किया, एक यूजर मोड लिया, एक कर्नल मोड लिया, जिसमें आपकी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस नॉट अवेलेबल हैं। तो ये हमारी सिक्योरिटी हो गई कि भैया किसी अननोन प्रोग्रामर, किसी अनएक्सपीरियंस प्रोग्रामर के हाथ में हमने सारी पावर नहीं दी। मतलब बंदर के हाथ में उस तरह आएगा तो दाढ़ी बनाने की जगह किसी का गला काटेगा। तो
ये सिक्योरिटी हमने दी। हमने कर्नल मोड में सारी पावर्स दी है और मॉनिटर मोड से यूजर मोड में स्विच हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मॉनिटर मोड में चल रहा है, यूजर मोड में स्विच करना है तो एक मोड बिट होती है, उस मोड बिट को चेंज कर देगा, मोड बिट को 1 कर देगा तो यूजर मोड बन जाएगा, और वो बिट मॉनिटर मोड में जब होगा तो 0 रहेगी। यूजर मोड से जब कोई इंटरप्ट आएगा या कोई ट्रैप आएगा तब ऑपरेटिंग सिस्टम की इंटरवेंशन चाहिए होती है, तब फिर हम यूजर मोड से मॉनिटर मोड में शिफ्ट होंगे। तो एक तो प्रोटेक्शन मेरी यहाँ पे मिल रही है। दूसरी प्रोटेक्शन हमें एक दूसरे प्रोसेस से चाहिए, खासतौर से मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में, और ऑपरेटिंग सिस्टम एरिया को भी चाहिए। ये ओएस एरिया है, यहाँ पे जॉब 1 है, यहाँ पे जॉब 2 है, यहाँ पे जॉब 3 है। तो हम ये नहीं चाहते कि जॉब 2 ऑपरेटिंग सिस्टम के एरिया में कुछ गड़बड़ करे या जॉब 1 जॉब 2 के एरिया में कुछ लिखे, तो इनकी लिमिट हम सेट कर देते हैं। दो चीजें हम सेट करते हैं, एक बेस होता है और एक होता है लिमिट। तो बेसिकली बेस क्या है? जो स्टार्टिंग एड्रेस है, मान ले ये 2000 से शुरू हो रहा है और टोटल इसका जो साइज है वो 1000 बाइट्स है। ये मान लिया 5000 से शुरू हो रहा है तो इसका बेस 5000 हो गया जॉब 2 का, और इसकी टोटल साइज 500 बाइट्स है तो इसकी लिमिट 500 होगी। और ये मान लिया 500 से शुरू हुआ और इसमें 700 बाइट्स हैं तो इसकी लिमिट 700 बाइट्स होगी। तो ये हम एक हर प्रोसेस के लिए एक बेस रजिस्टर और एक लिमिट रजिस्टर, हर प्रोसेस की करस्पॉन्डिंग एक बेस और एक लिमिट होती है। तो सीपीयू जब भी एड्रेस जनरेट करती है तो पहले चेक करती है कि भैया बेस से अगर एड्रेस बड़ा है तभी वैलिड है, बेस से छोटा एड्रेस अगर है तो उसको ये इनवैलिड बता के ट्रैप जनरेट करके बाहर निकल रहा है। अगर बेस से बड़ा है तो फिर बेस को और लिमिट को हमने ऐड किया, क्या उससे छोटा है? मतलब जैसे मैं इसकी बात करूं J1 की, तो J1 में 2000 से लेके 3 प्लस इसमें 1500 जोड़ा, तो ये वैलिड एड्रेसेस हैं 2000 से लेके और 3500 तक वैलिड एड्रेस हैं। इसके बाहर अगर कोई एड्रेस होगा तो उसको इनवैलिड बताना पड़ेगा। तो एड्रेस को हमने 3500 से कंपेयर किया है, जो जोड़ के आया बेस और लिमिट को। अगर उससे छोटा है तो वैलिड एड्रेस है और अगर उससे छोटा नहीं है तो इनवैलिड एड्रेस है। तो इसकी हेल्प से हम ये कवर कर सकते हैं कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के अधिकार क्षेत्र में गड़बड़ी ना करे और ऑपरेटिंग सिस्टम में तो बिल्कुल भी ना करे। फिर हमारे टाइमर्स होते हैं जो इंटरप्ट्स की हेल्प से हम टाइमिंग और उन सब का काम हमें करना पड़ता है। टाइम शेयरिंग में हमें कब सीपीयू किस प्रोसेस को देना है वो सब रिकॉर्ड रखना होता है। ये सारी चीजें हैं। अब लास्ट में मैं दो चीजें की और बात करूंगा। एक है सिस्टम सर्विसेज, कौन कौन सी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और एक मैं बात करूंगा सिस्टम कॉल्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे लाइनेक्स के साथ, और कौन कौन सी सिस्टम कॉल्स उनको एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे प्रोग्राम्स को। और लाइनेक्स वाला पार्ट जो है जनरली उसमें हम इम्प्लीमेंटेशन भी रखेंगे, कमांड्स का भी प्रोग्राम्स का भी। तो बट अभी सिस्टम सर्विसेज में क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है। तो एक सर्विस इसकी है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज वन सर्विस। सेकंड इज आईओ ऑपरेशन परफॉर्म कराना। तीसरी सर्विस है फाइल सिस्टम इंप्लीमेंटेशन। चौथी सर्विस है कम्युनिकेशन। पांचवी सर्विस है एरर डिटेक्शन। छठी सर्विस है रिसोर्स एलोकेशन एंड अकाउंटिंग। एंड लास्ट इज प्रोटेक्शन। तो इनका थोड़ा थोड़ा सा हमने जिक्र कर लिया और ज्यादा डिटेल में हम तब बात करेंगे जब हम अपने चैप्टर्स की बात करेंगे। प्रोसेस मैनेजमेंट में हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की भी बात करेंगे। फाइल सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो उसमें मैनिपुलेशन फाइल सिस्टम इंप्लीमेंटेशन की बात आएगी। सब चीजों का हम जिक्र करेंगे। बट अभी जो मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज की जिक्र करना चाह रहा हूँ जिसके साथ मैं आज का लेक्चर खत्म करूंगा, वो है सिस्टम कॉल्स। Actually, system calls are the interface
बिटवीन यूजर प्रोग्राम, ये यूजर प्रोग्राम है, ये ओएस है। तो ओएस कैसे, ओएस की सर्विसेज का यूज कैसे करेगा यूजर प्रोग्राम? तो वो सिस्टम कॉल्स के थ्रू करता है। यहाँ पे सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट करेगा यूजर प्रोग्राम के अंदर। वी विल एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल, and OS will provide the service which is with the help of the system call. जैसे मैं इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल फाइल्स का है। ओपन एक सिस्टम कॉल है, क्लोज एक सिस्टम कॉल है, रीड एक सिस्टम कॉल है, एफरीड या एफरीड की अब बात कर रहे हैं, तो सीक एक सिस्टम कॉल है। तो इसकी हेल्प से हम फाइल ओपन करते हैं, इसकी हेल्प से हम फाइल क्लोज करते हैं, इसकी हेल्प से फाइल को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ले जाके छोड़ते हैं। रीड की हेल्प से हम फाइल को रीड कर, फाइल से डेटा रीड कर सकते हैं, और राइट की मदद से वी कैन राइट द डेटा ऑन द फाइल विदाउट वरीइंग कि वो फाइल कौन से ट्रैक में, कौन से सिलेंडर में, किस तरह से उसकी इंडेक्सिंग हुई हुई है, उस सब की चिंता किए बिना हम ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो और तरह तरह की सिस्टम कॉल्स होती हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए अलग अपनी सिस्टम कॉल्स हैं, और कई तरह की सिस्टम कॉल्स होती हैं जिनका जिक्र हम बाद में करेंगे जब हम लाइनक्स की बात करेंगे। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर ये मेरा खत्म होता है, इंट्रोडक्शन टू ओएस। नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन प्रोसेसेस एंड थ्रेड्स, एंड वी विल मीट सून। थैंक यू वेरी मच।